हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के तरफ से ऑफिशियल सैम्पल पेपर क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 के लिए। ये सैम्पल पेपर टर्म 1 के लिए रिलीज़ किया गया है। इसे हम पूरे डिटेल्स के साथ सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो भी की कंसेप्ट होंगे उसे भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि फुल मार्क्स आपका 25 है और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 2 बुक्स पढ़ने हैं। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यहाँ से आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, यहाँ पर आपको 27 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व करना है 20 क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके अब सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं और सारे कंसेप्ट को भी समझते चलते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक से। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व करना है टोटल 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। यहाँ पर पूछा गया कौन सा फीडबैक होता है जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग होता है, या तो रिटन हो सकता है या तो वर्बल कन्वर्सेशन हो सकता है, जिससे कि लर्नर को अंडरस्टैंड हो कि उसको क्या क्या इम्प्रूव करना हो। तो ये किस तरह का आपका फीडबैक होता है? ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। यहाँ पर आप पूरे डिटेल्स में फीडबैक देते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस आप उनको बताते हैं जो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर पूरे डिटेल्स के साथ आप फीडबैक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कौन से आप कम्युनिकेशन के मेथड को यूज़ करते हैं जब बॉडी लैंग्वेज गेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं? यानी कि जब आप इशारों से बातें करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? तो ये आपका हो जाता है नन वर्बल। नन वर्बल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, जब आपका वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है चाहे वो लिखने या तो बोलने में, तो वो हो जाएगा वर्बल, और जहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है उसे कहेंगे नन वर्बल। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज टू हर हॉबी क्लासेस, देन शी कम्स बैक होम एंड finishes her homework before going to school. She does all work by herself. No one tells her to do so. This is called। यहाँ पर जो सोनिका है वो अपना सारा काम खुद से करती है, उसे किसी को ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कोई उसे बोले, तो वो अपने मन से सारा होमवर्क बना लेती है, सारा काम खुद से कर लेती है। तो ये किस तरह से करती है? क्या वो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है या सेल्फ रेगुलेशन है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये होगा आपका सेल्फ मोटिवेशन। उसके अंदर खुद से मोटिवेशन है कि मुझे कुछ करना है, इस वजह से मुझे होमवर्क अपने से खुद से कंप्लीट करके रखना है, मुझे टाइम पर सारा काम कर लेना है। ये अंदर से उसकी मोटिवेशन है, तो उसे क्या कहेंगे हम? सेल्फ मोटिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। जब आपको खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाता है, जैसे कि आपको मन होगा कि 90% आ जाए या तो 99% आ जाए, 98% आ जाए, ये होता है हाई एक्सपेक्टेशंस। जब इतना हाई एक्सपेक्टेशंस होगा तो उस समय आपको क्या फिजिकल होगा, स्ट्रेस इमोशनल होगा, फाइनेंशियल होगा या मेंटल होगा? तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फिजिकल तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशंस हुआ, यहाँ पे फिजिकल वर्क कुछ किए नहीं। इमोशनली आपको अभी तक तो कुछ ऐसा ट्रिगर मिला नहीं है जिसकी आप इमोशनली आपको बैड फील कर रहे हो, या तो फाइनेंशियली यानी कि आपको पैसे से, तो पैसों से यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। तो जब आपका एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इजीली आपको याद हो गया होगा, जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा तो मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या बोला गया? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बस कुछ पलों के लिए आपका जो भी ऑपरेशन करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो वो होना चाहिए। तो जब कुछ पलों का बारे में बात करेंगे तो ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? ये होगा रियल टाइम। रियल टाइम मतलब क्या होता है? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आप काम कर रहे हैं रियल टाइम में हो रहा है, उसी वक्त हो रहा है जिस समय आप वो काम को करना चाह रहे हैं, तो ये रियल टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
आइडेंटिफाई द मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। थ्रेट्स और वायरसेस से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो बहुत ही ईजी आंसर इसका हो जाएगा यूज़ एंटीवायरस। एंटीवायरस यूज़ करेंगे तो आप अपने सिस्टम को बचा सकते हैं एंड जो भी वायरसेस है या फिर थ्रेट से। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया 6 क्वेश्चंस का। दोस्तों आपने पाया होगा कि अगर आपने हमारा नोट्स को पढ़ा है crackmycbse.com से तो आप पाएंगे कि जितना भी क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चन उसी नोट से है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो crackmycbse.com पर जाइए, क्लास 10th का सारा नोट्स अवेलेबल है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में है। टोटल क्वेश्चन दोस्तों उसी में से आ जाएगा। चलिए सेक्शन नंबर बी में अब आते हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करना है 15 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन यू अप्लाई डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। आप एक ही स्टेप में बहुत सारा फॉर्मेटिंग इफेक्ट को एक साथ लगा देते हैं, तो क्या वो मेथड है? उसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। क्या कहेंगे दोस्तों? स्टाइल। याद रखिएगा, जब आप स्टाइल को यूज़ करते हैं तो एक ही साथ बहुत सारा फॉर्मेटिंग इफेक्ट को आप एक स्टेप में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन स्प्रेडशीट। तो अगर आपने नोट्स पढ़ा है तो आपको बहुत ही ईजिली याद होगा कि सब टोटल में हम लोग एक काम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ही क्लियरली नोट्स में लिखा गया है ये सारी चीज़ों को, आपको बस एक बार पढ़ लेना है। तो परसेंटेज को हम लोग सब टोटल में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो पार्ट है जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट। जब आप देखते होंगे कि कुछ भी आप वर्ड्स लिखते हैं तो आप उससे क्या कहते हैं? अलाइन करते हैं, यानी कि किस तरह से आप सजाना चाहते हैं, क्या वो वर्टिकली होगा, क्या वो हॉरिजॉन्टली होगा, ये डिपेंड करता है अलाइनमेंट पे। तो इसको क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। याद रखिएगा, अरेंजमेंट इसे नहीं कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में क्या कहेंगे? अलाइनमेंट। या तो वर्टिकल या तो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 10 आइए अ डैश इज़ अ मॉडल डैट यू यूज़ क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। कौन सा मॉडल है जिसमें हम लोग अदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्पलेट। टेम्पलेट मेथड में आप कंप्यूटर अगर चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि टेम्पलेट में क्या होता है, पहले से कुछ कुछ डिज़ाइन फिक्स होता है। मोबाइल में भी देखे होंगे बहुत सारा, जब वीडियो एडिट करेंगे तो बहुत सारा डिज़ाइंस फिक्स होता है, तो आपको बस उसे सेलेक्ट करना है और सारी चीज़ें अपने आप उसमें फिक्स होती जाएंगी, सारे डिज़ाइंस उसमें अपने आप एक्वायर हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग टेम्पलेट। जब आप टेम्पलेट को यूज़ करेंगे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, प्री डिफाइंड जो भी उसके में डिज़ाइन होंगे, जो फॉर्मेटिंग चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश स्टाइल्स in a text document affect selected text within a paragraph such as font size, text और bold and italic। यहाँ पर बोला जा रहा है, आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है सेलेक्टेड टेक्स्ट। क्या बोला जा रहा है? सेलेक्टेड, यानी जैसे कि अभी हम ये हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट किए तो बस आपको इसी चीज़ में चेंजेस करना है और किसी चीज़ में चेंज नहीं करना है, तो इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर आप कैरेक्टर में जाएंगे, क्योंकि आपको पैराग्राफ नहीं करना है, फॉर्मेटिंग में सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। कैरेक्टर में जब जाएंगे तो आप पर्टिकुलर सेल में जो भी सेलेक्ट किए हैं बस उसी का फॉर्मेट चेंज होगा और किसी का फॉर्मेट नहीं चेंज होगा, तो कैरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका 12 टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेस। यहाँ पे बोल रहा है हम लोग एक ही ग्राफिक को क्या करना है? बैकग्राउंड एरिया में हमें लगाते जाना है सेम ग्राफिक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे इसे? तो यहाँ पे हम लोग टाइल फंक्शन को यूज़ करेंगे। टाइल फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो एक ही ग्राफिक आपके सारे बैकग्राउंड एरिया में मतलब कि आपका लग जाएगा, ठीक है? टाइल फंक्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चन। सिनेरियोज आपका क्या टेस्ट करता है? सिनेरियोज आपका टेस्ट करता है व्हाट इफ क्वेश्चंस को। जो भी क्वेश्चन में इस टाइप का रहेगा व्हाट इफ, अगर होता है तो, अगर होता है तो, इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो ये आपका सिनेरियोज हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि
ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम नोट्स, सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स से, कोई भी बाहर से नहीं पूछा गया है। 14th में देखिए, डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग वाटर मार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट। जब आप वाटर मार्क, यानी कि जैसे कि ये एक पेज है, ठीक है, इस पेज में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं डू नॉट कॉपी। क्या लिखे? डू नॉट कॉपी। इसे हम क्या कहते हैं? वाटर मार्क। तो अगर आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो आप क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो पीछे का टेक्स्ट है वो विजिबल होना चाहिए, वरना फ़ायदा क्या होगा, आपको तो सब जगह डू नॉट कॉपी दिखेगा, बाकी चीज़ तो दिखेगा ना डॉक्यूमेंट का। तो आपको उसमें पीछे का टेक्स्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेन टेक्स्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तभी तो आप पीछे का टेक्स्ट को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका जो टेक्स्ट रैपिंग हो गया या फिर वाटर मार्क हो गया वो सेकेंडरी चीज़ है, मेन जो चीज़ है वो आपका डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इट रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट टू फॉर्मुलेट और कैलकुलेट। यहाँ पे बोला जा रहा है सेल और रेंज ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग सेल रेफरेंस कहते हैं। सेल रेफरेंस यानी कि बहुत सारा वर्कशीट में जो बहुत सारा सेल होता है उस सेल का पर्टिकुलर एड्रेस क्या है उसे कह जाएंगे हम लोग सेल रेफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डैश टोटल्स डेटा अरेंज्ड इन अ एरे दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स विद इन लेवल्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज which step one must should follow before using the subtotal option। सबटोटल ऑप्शन को यूज़ करने से पहले कौन सा स्टेप को आपको फॉलो करना है? सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपका सब टोटल को ही यूज़ करेंगे, सब टोटल फंक्शन को यूज़ करेंगे तभी आप सब टोटल को यूज़ कर सकते हैं, ये और इसका कोई चारा नहीं है। तो सब टोटल को ही हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, A dash hyperlink contains the full address of the destination file और वेब पेज। कौन सा हाइपरलिंक जो डेस्टिनेशन फाइल है उसका बताता है? अच्छा, हाइपरलिंक क्या होता है यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए पहले। देखिए जैसे यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, तो मोर को अगर हम हाइपरलिंक कर देते हैं crackmycbse.com से, तो क्या होगा, जब यहाँ पर कोई मोर को क्लिक करेगा तो ये यहाँ पर crackmycbse.com के वेबसाइट पर चला जाएगा। अगर हम इसको लिंक कर देते किसी और पेज से तो वहाँ पर वो लिंक चला जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग हाइपर लिंक। तो ये किस तरह का हाइपर लिंक है? ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट हाइपर लिंक। दो तरह का हाइपर लिंक होता है, एक एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। ठीक है, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो हम आपको समझा देंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर जान लीजिए, एब्सोल्यूट जो होता है वो हाइपरलिंक यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जब पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और वेब पेज पे हम लोग एड्रेस करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। यानी गोल सीक में जो भी फंक्शन करेंगे उससे और भी ज़्यादा फंक्शन आप किस चीज़ में कर सकते हैं? तो किस चीज़ में करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा सॉल्वर। सॉल्वर को जब आप यूज़ करेंगे तो गोल सीक के जितने भी फंक्शन है उसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शन को भी आप सॉल्वर में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट। यानी बहुत सारा आपके पास वर्कशीट है और आप चाहते हैं सारा का डेटा एक मास्टर वर्कशीट में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कंसोलिडेटिंग करेंगे। यानी कंसोलिडेटिंग जो एक टर्म है इसे अगर आप यूज़ करेंगे फंक्शन को, तब आप सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट को एक जगह पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग if the target is moved while a dash will stop working if the target and target location can relatively change to other। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया एब्सोल्यूट और रिलेटिव फंक्शन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा सी। अब इसके मैं समझा देता हूँ दोस्तों। हाइपरलिंक आपका दो तरह का होता है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, आप फिक्स कर दिए कि अगर कोई रेफर को क्लिक करेगा तो इस पेज पर आएगा। ठीक है, तो अगर कोई चेंज यहाँ पर होता है इस पेज में तो ये लिंक काम करना बंद कर देगा, या तो इसमें भी चेंज होगा तो ये लिंक काम करना बंद कर देगा। अगर आप रिलेटिव लगाते हैं तो रिलेटिव में क्या होता है कि अगर इसमें कोई भी चेंज होगा तो भी आपका ये लिंक काम करना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये पेज अगर किसी और जगह पर भी जाता है तो ये खुद ब खुद यहाँ पर इससे रिलेटिवली इसे एक्सेस कर सकता है। तो ये रिलेटिव होता है, तो रिलेटिव वाला वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, जब आपका कोई भी तरह का डेस्टिनेशन में चेंज होता है।
तो ये आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज। डेटाबेस जो सर्वर है, यानी कि जो भी आप डेटा को यहाँ पर कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हैं तो इसका डेटा कहीं और पर जाकर के रखा हुआ है, ठीक है, ये सर्वर्स कहते हैं इसे हम लोग। तो जब जैसे कि अभी हम YouTube में वीडियोस आप देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियोस कहीं और पर रखा हुआ है, तो ये वीडियोस जिस कंप्यूटर में रखा हुआ है उसे सर्वर कहते हैं। तो जो सर्वर होता है वो किस तरह का काम करता है, वो आपका बैक एंड में काम करता है। आपका फ्रंट एंड तो आपका कंप्यूटर हो गया, लेकिन जो पीछे से जो वर्क चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, बैक एंड। तो जो डेटाबेस सर्वर होता है वो सारा सर्वर क्या होता है, बैक एंड में होता है, क्योंकि पीछे में वो कहाँ पर जमा हो रहा है डेटा आप उसे नहीं देख रहे, सिंपली आप उसे एक्सेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, वर्टिकल को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं। तो वर्टिकल को क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल को कहते हैं रोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल क्वेश्चन था, वर्टिकल को कहते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं रोज। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, डैश इंक्लूड्स फॉन्ट अलाइनमेंट बॉर्डर्स बैकग्राउंड नंबर फॉर्मेट्स। यहाँ पर बताया जा रहा है सेल्फ प्रोटेक्शन इन डॉक्यूमेंट कौन सा फंक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट अलाइनमेंट बॉर्डर बैकग्राउंड इसे चेंज करना है, किसमें, सेल का। तो सेल के लिए हम क्या करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे। सेल स्टाइल को अगर यूज़ करेंगे तो आपका सेल में जितने भी जो सजने वाले जो भी चीज़ें, जैसे आपका उसका फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, बॉर्डर हो गया, वो सारे चीज़ आपको सेल स्टाइल में दिख जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर है, बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स टैब आर प्रेजेंट एट द स्प्रेडशीट। शीट्स जो टैब है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जब आप देखेंगे कंप्यूटर में, जब आप खोलेंगे शीट्स तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉक दिखेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो शीट टैब कहाँ पे रहता है, वो आपका बॉटम में होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 25 नंबर है, द सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर अ सेल रेंज B2 टू F15। सेल रेफरेंस आप कैसे देते हैं, सेल रेफरेंस कैसे देते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको B2 से F15 पे जाना है तो उसका फॉर्मेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, B2 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 2 डॉट वाला आएगा, उसके बाद यहाँ पर F15 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रखिएगा, जब भी सेल रेफरेंस A2 से S6 में जाना है तो A2 लिखे, और S6 में जाना है तो S6 हो गया, ये डॉट आएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ईजिली याद रहना चाहिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर में देखिए, डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू टेक्स्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस तरह से ग्राफिक को रखा गया है रिलेटिवली, या तो आपका किस तरह से रखा गया स्टैक्ड, उसे आपको बताना है। तो ये कैसे जानेंगे हम लोग, ये जानेंगे अरेंजमेंट से। अलाइनमेंट का मतलब बताए थे आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, लेकिन अरेंजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, यानी कि जो ग्राफिक्स जो भी रखा हुआ है वो आपको किस तरह से वहाँ पे रखा गया है, उसे हम कहेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी। यहाँ पर आपका टोटल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन लंबे दिख रहे हैं लेकिन बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखिए 27, मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीट फॉर देयर एल्यूमिनी स्टूडेंट्स। फॉर दिस पर्पस यूनिवर्सिटी वांट्स टू सेंड द इनवाइट to all these students with their different addresses. Which features of the word processor university should use to accomplish the task। तो यहाँ पर आप अगर मेल मर्ज वाले टॉपिक को पढ़े होंगे तो इजीली आपको आंसर पता चल गया होगा। मेल मर्ज में क्या होता है कि आप कोई मेल लिखे, ठीक है, आप कोई मेल लिखे और आप क्या करते हैं, इसी मेल को आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है, बहुत सारे लोगों को, लेकिन सब में आपका नाम चेंज होते रहना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि ये मेरा स्पेशली मुझे भेजा गया है, तो आप मेल मर्ज को यूज़ करेंगे। मेल मर्ज को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सब बच्चे का नाम बदलते जाएगा और उसे लगेगा कि ये सारा बस मेरा स्पेशली लिखा गया, ठीक है। तो मेल मर्ज हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रीशा इज़ अ बुक एडिटर, शी वॉन्ट्स टू चेंज द इंडेंटेशन of all paragraphs and change the font of all the titles in the book. Which features she should use to make the task easy।
यहाँ पे बोलेंगे इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो गैप्स होते हैं, ठीक है, उसे इंडेंटेशंस बोलते हैं, ठीक है, जो गैप्स होते हैं। तो गैप को बढ़ाना चाहती है और या तो चेंज करना चाहती है, और उसके बाद टाइटल्स का जो फॉन्ट है, कलर को चेंज करना चाहती है। तो ये किस ऑप्शन में मिलेगा, तो ये आपको स्टाइल्स ऑप्शन में मिलेगा। नोट्स में सारी चीज़ बताया गया है कि स्टाइल ऑप्शन में आपको क्या क्या मिलता है, टेम्पलेट्स में क्या क्या मिलता है, सभी कुछ। 29 में देखिए, गौरव हैज़ इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, ही वॉन्ट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज, विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज़ टू कंप्लीट द टास्क। कोई इमेज लगाया गया है, उसमें उसे क्या करना है, जो अनवांटेड जो एरिया है उसे हटाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा आंसर है, क्रॉप करेंगे। क्रॉप करेंगे तो जो अनवांटेड एरिया है उसे आप हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हेमा इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी यूज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्प्रेडशीट ऑन एवरीडे बेसिस, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स विच शी नीड्स टू फॉलो एवरी टाइम, ठीक है। कैन यू सजेस्ट हर अ फीचर ऑफ स्प्रेडशीट थ्रू विच शी कैन परफॉर्म दिस टास्क क्विकली विदाउट रिपीटिंग द स्टेप्स एवरी टाइम। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो एक ही टास्क को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मैक्रोज को यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोज को जब यूज़ करेंगे तो सेम चीज़ बार बार रिपीट आप कर सकते हैं। वो सेट ऑफ, एक तरह से आप कहेंगे प्रोग्राम कह सकते हैं कि क्या क्या आपको स्टेप्स लेना, सारा स्टेप्स अगर आप एक बार कंसीडर कर लेते हैं तो आप मैक्रोज को यूज़ करके सारा स्टेप्स अपने आप फॉलो होते जाएगा। 31 नंबर को देखिए, Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants every employee to go through the spreadsheet and update their address and phone number if required. He also would like to know the changes done by his employees, which feature of spreadsheet he should enable to see the changes made by his employees. सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको उतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये जानना है कि जो भी उसके जो एम्प्लॉयज़ चेंजेस करेंगे उस वर्कशीट में, वो सारा चीज़ वो देखना चाहता है। राज देखना चाहता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या क्या उसमें चेंज किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे। ट्रैक चेंजेस में जाएंगे तो ये क्या करता है, वो जितने भी चेंज होंगे वो सारे चेंज को क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा कि भाई किसने क्या चेंज किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। 32 नंबर देखिए, Akshat wants to store a huge amount of information about his firm in a database. Which type of table organization would be most suitable for this purpose? किस तरह से वो रख सकता है, तो इसके लिए कोई भी रख सकता है, या तो वो रिलेशनल रख सकता है, फ्लैट फाइल। आपको बताए थे फ्लैट फाइल में क्या होता है, सिंपली वो रख देगा डेटा, कोई चेंजेस नहीं होगा। रिलेशनल में क्या होता है कि 2-3 फाइल को जब रखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा तो उसका असर सब पे पड़ेगा, ठीक है, सब पे पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, या तो वो रिलेशनल रख सकता है या तो फ्लैट फाइल पे रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट, हर फ्रेंड हैज टोल्ड हर हाउ टू रीनेम अ स्प्रेडशीट एज इट विल हेल्प हर आइडेंटिटी द वर्कशीट डेटा इजीली। She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in spreadsheet open office a worksheet can be renamed using these ways. बताइए कितने वेज से वर्कशीट में हम नेम को चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों, इसमें टोटल 3 तरीके से नेम चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड है, कहाँ से पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप उसे एक बार वीडियोस देख लीजिए। सारे नोट्स आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, कंप्लीट चैप्टर इन 1 वीडियो। एक वीडियो में देखिए सारे चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप पाएंगे कि टोटल क्वेश्चन जो भी सीबीएसई ने पूछा है मेरे नोट्स से आया है। आपको कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप crackmycbse.com पे जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।